नमस्कार, जय हिंद। आज गणित का ये पहला वीडियो है। आज से क्लास शुरू हो रही है। हम शुरू क्या कर रहे हैं? अंक गणित, बीजगणित, रेखागणित और रीजनिंग सब कुछ पढ़ाएंगे। शुरुआत अंक गणित से कर रहे हैं क्योंकि अंक गणित थोड़ी सी सरल मानी जाती है। देखिए, आप लोग ये वीडियो प्ले किए हैं तो यकीनन आप गणित के लिए ही प्ले किए हैं। आप गणित सीखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत हताश और निराश हों, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। आप बहुत सही प्लेटफार्म पर हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको गणित सिखा दूंगा, गणित सीख जाएंगे। सिर्फ आपको 3-4 क्लास रेगुलर देखनी है, उसके बाद आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा, सरल से कठिन की ओर पढ़ाऊंगा। सबसे सरल सबसे पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद कठिन, ऐसे सब, बीच बीच में नहीं, क्योंकि मुझे पता है पहले क्या बताना चाहिए, उसके बाद क्या बताना चाहिए। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इत्मीनान से मैंने बताया है। आपके पास एक फेयर, एक रफ और एक आपकी नोट्स अलग से होनी चाहिए। तो नंबर सिस्टम, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ये गणित का कोई भी आप किताब लेंगे, उसमें ये पहला चैप्टर यही होता है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। क्योंकि गणित नंबरों का खेल है। बिना नंबर के आप कैसे कर सकते हैं? नहीं सीख सकते ना गणित। तो देखिए, संख्याएं कितनी होती हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी संख्या होती है गणित में, तो आप क्या बताएंगे? कि अनंत होती है, कोई पता ही नहीं है कितनी संख्या होती है। तो ऐसा नहीं, गणित में कुल 10 संख्याएं होती हैं, 10 नंबर होते हैं। वो नंबर कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। गिन लीजिए, 10 ठो है। 0 से लेकर के 1, 2, 3 होते होते 9 तक में कुल 10 संख्याएं हैं। इन्हीं 10 संख्याओं से आप चाहे जितनी बड़ी संख्या बना दीजिए। ये 3 एक संख्या भी है और एक अंक भी है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि कुल 9 अंक 10 अंक हैं, तो भी बात सही है। 10 संख्याएं हैं तो भी बात सही है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो आप बताएंगे 1, और सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो आप बताएंगे 9। 0 नहीं बताएंगे, क्योंकि 0 अपने आप में उसका कोई महत्व नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या में 0 नहीं आएगी ना। सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात हो गई संख्याओं की। अब इसमें जो चिन्ह होते हैं, यानी आपको क्या क्या गणित में करना होता है। तो चिन्ह तो न जाने कितने होते हैं, उसकी तो चर्चा होती रहेगी समय समय पे। आपको गणित में सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें सीखनी हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इन 4 के अलावा 5वां आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी आप चाहे जितनी सरल सवाल लगाएं, चाहे जितनी कठिन सवाल लगाएं, इन 4 के अलावा 5वां आपको कुछ भी नहीं करना होगा। इसका मतलब आपको सिर्फ 4 चीज़ें सीखना है: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक, एक ही सवाल में ये चारों आ जाएंगी, तीनों आ जाएंगी, 2 आएगी, 1 आएगी। यानी आप ये चारों सीख जाएंगे तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। इनके अलावा कुछ भी नहीं आता। देखिए, जब मैं समझाने लगता हूँ तो आप लिखा मत करिए, आप केवल समझा करिए। उसके बाद आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हैं, आपके काम की चीज़ है, फेयर में नोट कर लिया करिए। लेकिन अगर हम यहाँ समझा रहे हों और आप लिख रहे हों, तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे पूरी बात ना। जब समझ जाएंगे तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए पूरा समझा करिए पहले, उसके बाद वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए। अब हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्या के प्रकार, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं। गणित में कभी ये सवाल नहीं आएगी कि संख्या कितने प्रकार की होती है। फिर भी हमें जानना है कि संख्याएं कुछ प्रकार की होती हैं, और उतने ही प्रकार जानना है जितनी हमें आवश्यकता है, जितना हमारा काम है। संख्याओं के प्रकार, अब इसमें हम सबसे पहले समझते हैं, एक होता है प्राकृतिक संख्या, एक होती है पूर्ण संख्या।
प्राकृतिक और पूर्ण। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या के बारे में हमें पता नहीं है कि वो कहाँ से आ गई, उसके आदि का हमें ठोस रूप से प्रमाण नहीं मिला है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वो प्राकृतिक रूप से थी। तो इसमें आप 0 को हटा दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे 9 तक, यानी ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनकी शुरुआत का हमें पता नहीं है कि कौन इनको बनाया, कब इसकी शुरुआत हुई। प्रयोग की शुरुआत हो सकती है कि इनका प्रयोग कब से होने लगा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है कि कब से ये हैं। तो 0 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्या हैं। पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे 9, यानी 0 एक पूर्ण संख्या है। 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, यानी 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। सिर्फ 0 ऐसा है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि 0 की खोज भारत में हुई, मतलब 0 भारत की देन है। इसका मतलब भारतीयों ने खोजी, यानी भारतीयों ने बनाई। तो इसीलिए 0 को प्राकृतिक नहीं माना जाता। 0 का बड़ा महत्व है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब समझिएगा, जैसे मैंने एक लाइन खींच दिया, ये बॉर्डर है, ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये देखो। अगर हम इसको और आगे बढ़ा दें, भिन्न में भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, दशमलव में लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में ही रहेगा ना। इधर भी भिन्न में भी लिख सकते हैं, दशमलव में भी लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिख सकते हैं। ये जो बॉर्डर है 0 के दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं होंगी बढ़ते हुए क्रम में रहेंगी और वो धनात्मक होंगी, यानी धन पूर्णांक होंगी। यानी जिस संख्या में ऋण न लगा हो वो संख्या धन पूर्णांक होती है। ऋण लगी हुई संख्या को ऋण पूर्णांक कहते हैं। 0 से बाईं तरफ जाने पर संख्याओं का मान घटता रहता है, 0 से दाईं ओर जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि -3 और -2 में कौन बड़ी है, तो आप बताएंगे -2 बड़ी है, क्योंकि दाहिनी ओर वाली बाईं ओर से बड़ी होती है। यहाँ पूछा जाए 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, लेकिन यहाँ 2 और 3 में 2 बड़ा है ना, क्योंकि ये -3 है, ये -2 है। तो जिसमें माइनस कम है वो ज़्यादा वैल्यू वाला है। जैसे ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति के पास 3 रुपये का कर्ज है, एक व्यक्ति के पास 4 रुपये का कर्ज है, तो इसमें ठीक स्थिति में कौन है, जिसके पास 3 ही रुपये का कर्ज है, और जिसके पास 4 रुपये कर्ज है उसकी स्थिति गड़बड़ है, यानी कमज़ोर है वो ज़्यादा। इसी तरह से इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, -1 से भी बड़ा होता है 0, फिर 0 से बड़ा होता है 1 2। तो 0 के बाद धन पूर्णांक, 0 के पहले जो ऋणात्मक हैं वो ऋण पूर्णांक। वो ऋण पूर्णांक भिन्न में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, धन पूर्णांक में भी भिन्न में भी हो सकता है, और दशमलव में भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं एकदम माइनस लेवल से शुरू किया हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम देखिएगा, पूरा हर चीज़ आपको समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। एक संख्या पढ़े होंगे परिमेय और एक पढ़े होंगे अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का मतलब एकदम आप देहाती भाषा में समझिए, जिसको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके, और जिसको भिन्न के रूप में व्यक्त न किया जा सके वो अपरिमेय है। जैसे अगर हमने लिख दिया 5, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हो, 2/3, 0.3, ये सब जो है परिमेय संख्याएं हैं।
यानी इनको पूरा का पूरा भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में जैसे मन हो वो लिख सकते हो। लेकिन अगर हम लिख दें √2, √3, √5 तो ये अपरिमेय संख्या है, माइनस लगा देंगे फिर भी, यानी इनका परिमाप मतलब इनको नापा नहीं जा सकता। √2 का मान एग्जैक्ट आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अगर हम लिख दें √4, देखो √4 तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का मतलब होता है कि 4 का वर्गमूल निकालो। 4 का वर्गमूल होता है 2, आप 2 को 2/1 लिख सकते हो। तो √4 में जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन √3 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √3 को जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। जैसे √3 का वर्गमूल निकालोगे पॉइंट में आएगा 1.732 ऐसा आएगा। अब फिर इसको भिन्न में बदलोगे तो वो एग्जैक्ट जो आएगा उसका मान फिर दशमलव में एग्जैक्ट नहीं बदलेगा, अधूरा रहेगा। दशमलव के बाद ये कभी पूर्ण नहीं होगा, आता ही रहेगा कुछ न कुछ, यानी ये पूरी तरह से भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए अपरिमेय है, मतलब जिसका पैमाना नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय, ये भी बात समझ में आपके आ गई होगी। खूब पढ़े होंगे आप, 9 में 10 में हाई स्कूल में खूब पढ़ाया जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इसके अलावा आप पढ़े होंगे भाज्य और अभाज्य। भाज्य मतलब जो विभाजित हो। मैं बहुत थ्योरी अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप सब पढ़े होंगे, बस एक रिवीजन क्लास है मान लीजिए। ये देखिए समझ में आ जाएगा, बहुत लिखने की इसको आवश्यकता है नहीं। अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो वो है 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे 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 ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। एक जो है वो भाज्य में भी आती है और अभाज्य में भी आती है, तो एक को आप हटा दीजिए। अब ऐसे समझिए भाज्य का मतलब क्या होता है, जो किसी और के भाग में आए, पहाड़ा में आए या विभाजित हो। जैसे 4 2 के पहाड़ा में आता है ना, 2 दूना 4। 6 भी 2 के पहाड़ा में आता है, 2 तिहाई 6। यानी जो किसी और संख्या से विभाजित हो जाए वो भाज्य होती है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य को अंग्रेजी में लिखा जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य का मतलब जो किसी और संख्या से विभाजित न हो वो अभाज्य है, यानी जो विभाजित नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ 15 क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य, तो आप बताएंगे 15 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 15 3 के पहाड़ा में आती है, 5 के भी पहाड़ा में आती है, 3 × 5 = 15। हालांकि हर संख्या अपने पहाड़े में तो स्वयं आएगी ना। जैसे 3 एकन्नम 3 लिख देंगे तो 3 एकन्नम 3, तो एकन्नम वाला नहीं माना जाता ना, एक को छोड़ दीजिए। जो एक से विभाजित होगी, एक से सभी विभाजित होगी संख्याएं, एक से मतलब भाज्य संख्याएं भी विभाजित होंगी और एक से अभाज्य संख्याएं भी विभाजित होंगी। तो जो एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो वो भाज्य है, और जो एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो वो अभाज्य है। अगर मैं लिख दूँ 17, आप बताओ ये भाज्य है कि अभाज्य है? तो अभाज्य है, क्योंकि 17 किसी और संख्या से नहीं कटेगी। 21 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य? भाज्य है, 3 × 7 = 21। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। इनका आप जब महत्तम लघुत्तम गुणनखंड पढ़ेंगे तो ज़्यादा रोल आएगा। थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको समझा दे रहे हैं, आप लिखते चलिएगा। मैं जितने प्रकार की संख्याओं की चर्चा कर रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और क्या बची, सहभाज्य, और एक होती है सह अभाज्य। शब्दों पर ध्यान रखिएगा, सहभाज्य और सह अभाज्य। मतलब सहभाज्य का मतलब होता है, देखो जब मतलब
भाज्य के साथ कुछ लग गया और अभाज्य के साथ कुछ, सह मतलब साथ में। यहाँ पर दो संख्याएं साथ में होंगी। जैसे मैं लिख दूँ 4 और 6, 8 और 12, 15 और 21, तो ये सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब कि ऐसी कोई संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाती हैं। जैसे 4 और 6 2 से विभाजित हो जाती है ना, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 8 और 16 भी सहभाज्य है क्योंकि 8 से दोनों विभाजित हो जाती हैं। अब ऐसा ना हो कि एक ठो विभाजित हो एक ठो ना हो, तब वो सहभाज्य नहीं बल्कि सह अभाज्य हो जाएंगी। जैसे 2 और 3, बताओ ऐसी कोई संख्या है जिससे 2 और 3 दोनों विभाजित हो जाए? नहीं। 10 और 17, ऐसी एक संख्या 5 है जिससे 10 विभाजित हो जाएगा लेकिन 17 विभाजित नहीं होगा। तो जिस संख्या से एक ठो विभाजित हो उसी से दूसरी भी विभाजित अगर हो जाए तब हम उसे सहभाज्य कहेंगे, और अगर दोनों एक ही संख्या से विभाजित न हो तो उसे सह अभाज्य कहेंगे। ठीक है, सह अभाज्य मतलब जो एक संख्या से विभाजित नहीं है, और जो एक ही संख्या से दोनों विभाजित है वो सहभाज्य। अब मुझे लगता है यहाँ तक भी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा सबसे सरल आप पढ़े होंगे, एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। ये भी आप जानते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है? सम। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्याएं हैं। विषम 1, 3, 5, 7, यानी जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम है और जो 2 से विभाजित हो वो सम है। ये तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। एक ही सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। जितनी भी सम संख्याएं होती हैं सब भाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन 2 एक ऐसी सम संख्या है जो भाज्य नहीं है बल्कि अभाज्य है। ठीक, तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या बचा? सम हो गई, विषम हो गई, पूर्णांक, प्राकृतिक, सभी संख्याएं हो गई। अब इसके अलावा एक संख्या होती है दशमलव संख्या, जिसमें दशमलव लगा हो। एक होती है भिन्न, एक होती है पूर्णांक, अभी बताया ही है। दशमलव का मतलब जिसमें दशमलव लगा हो, भिन्न का मतलब जो ऊपर नीचे हो, है ना, एक अंश के रूप में हो एक भिन्न के रूप में हो। और पूर्णांक मतलब जो पूर्णांक में, हालांकि ये भी आ जाएगा लेकिन अगर आप ऐसे समझिए तो ये पूर्णांक है। तो जो अंश और हर के रूप में हो भिन्न, जिसमें दशमलव लगा हो दशमलव, जिसमें कुछ न लगा हो वो पूर्णांक। अब 2 शब्द और, LOCAL VALUE, लोकल वैल्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। एक होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। खूब बचपन में आप पढ़े होंगे ना, आज फिर से पढ़ लीजिए। जातीय मान, स्थानीय मान। किसी संख्या का 2 मान होता है, एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। जैसे मैं लिख दूं 1236, 1236। अब इसमें जो 2 है, 2 का जातीय मान 2 है। जातीय मान का मतलब होता है जो अंक है उसकी वैल्यू कितनी है वो कभी नहीं बदलेगी। अगर जैसे मान लीजिए 2, 1, 3, 6, इसमें भी 2 का जातीय मान 2 ही है। 1 का जातीय मान 1, 3 का जातीय मान 3, 6 का जातीय मान 6, यानी जो अंक है वही उसका जातीय मान है। लेकिन स्थानीय मान में यहाँ पे पूछा जाए इस संख्या में 2 का स्थानीय मान क्या है,
तो 2 के आगे डबल ज़ीरो, क्योंकि 2 के बाद 2 संख्या और है, यानी कि 2 में 2 जीरो का गुणा होगा, यानी कि 100 का गुणा होगा, तो 200 हो जाएगा। तो स्थानीय मान का मतलब जिस स्थान पर वो है, दाहिनी ओर से गिना जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये सैकड़े के स्थान पे है, यानी इसका स्थानीय मान 200 है। इसका स्थानीय मान 2000 है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हज़ार वाले स्थान पे है। तो स्थानीय मान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जातीय मान नहीं बदलता। ये भी आप पढ़े होंगे, मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो लोकल वैल्यू भी पता हो गई, प्लेस वैल्यू भी पता हो गई। अब इसके अलावा संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। संख्याओं में थोड़ा सा उल्टा कार्यक्रम है, हमेशा दाहिनी ओर से शुरुआत होती है। जैसे दाहिनी ओर जो सबसे पहली संख्या होगी, दाहिनी ओर जो भी संख्या होगी वो होगी इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर क्या होगा 10,000, फिर क्या होगा लाख, फिर क्या होगा 10 लाख, है ना। 10 लाख के बाद क्या होगा करोड़, फिर क्या होगा 10 करोड़, फिर क्या होगा अरब, फिर क्या होगा 10 अरब। तो यानी शुरुआत दाहिनी ओर से होती है। अगर मैं लिख दूं 395, तो बताओ इसमें इकाई का स्थान कौन है 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये सैकड़ा के स्थान पे है, तो 395। मैंने एक जीरो बढ़ा दिया, तो अब इकाई, जो अभी इकाई के स्थान पे 5 था, अब इकाई के स्थान पे आ गया जीरो, अब ये हो गया 3950। पहले ये सैकड़ा के स्थान पे था तो 300 पढ़ा गया, अब हज़ार के स्थान पे हो गया तो 3000 पढ़ा जाने लगा, ठीक है ना। तो ये भी आप जानते होंगे, मुझे बहुत बताने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, जब पढ़ते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में, तो मैं दोनों बातें बता दे रहा हूँ। एक होता है भारतीय पद्धति, पढ़ने का तरीका, भारतीय पद्धति, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति में मान लीजिए, मैं उदाहरण आपको समझा देता हूँ देख करके, ये दोनों पद्धतियाँ हैं। तो भारतीय पद्धति में जब भी हम पढ़ते हैं, शुरुआत के 3 अंकों के बाद कॉमा लगा देते हैं, फिर उसके हर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। शुरुआत के 3 अंकों के बाद कॉमा लगाने का मतलब, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक हमने अलग कर दिया। फिर हज़ार में 2 आता है, 1000, एक 10,000, तो 1000, 10,000। फिर लाख, 10 लाख, तो लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। तो कहने का मतलब पहले 3 अंकों के बाद कॉमा, यानी अलग पढ़ा गया, फिर उसके हर 2 अंकों के बाद कॉमा। तो पहला जो होता है वो हो जाता है सैकड़ा, दूसरा वाला होता है हज़ार, तीसरा वाला लाख, चौथा वाला करोड़, और 5वां वाला अरब। अरब, करोड़, लाख, हज़ार और सैकड़ा। ये है इंडियन मेथड, भारतीय मेथड पढ़ने का अंकों को। अंतर्राष्ट्रीय में हर 3 अंकों के बाद लगता है, हर जगह। यानी यहाँ पर भारतीयों से थोड़ा सा अलग है। शुरुआत में तो 3 अंकों के बाद लगेगा, फिर उसके बाद भी 3 अंक, उसके बाद भी 3 अंक, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा ये समझिए। पहला वाला तो पढ़ा जाएगा सैकड़ा ही, सैकड़ा पढ़ने का मतलब वही इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसा भी है। फिर दूसरा वाला पढ़ा जाएगा हज़ार, मतलब जिसमें 3 अंक हों। फिर पढ़ा जाएगा मिलियन, हज़ार के बाद लाख नहीं आता यहाँ पे मिलियन आता है, और मिलियन के बाद फिर 3 अंकों का बिलियन आता है। ये देखो, सैकड़ा, हज़ार, मिलियन और बिलियन। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उससे आप पूरी बात समझ जाएंगे।
अगर आप इसे भारतीय विधि में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इसे पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ, 3 अरब 64 करोड़, 3 अरब 64 करोड़, क्योंकि हर 2 अंकों को एक साथ पढ़ा जाता है। अगर अकेला है तो अकेला, अन्यथा 2-2 अंकों को साथ में पढ़ते हैं। 3 अरब 64 करोड़ 32 लाख, 32 लाख। अब यहाँ पे 05 है, तो 05 का मतलब सिर्फ 5, यानी कि 5,000, 5,000। फिर 178, यही तो लिखेंगे। ये है भारतीय मेथड। इसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम कामा चेंज करेंगे, 3-3 अंकों के बाद कामा लगाएंगे। पहला वाला तो हो गया सैकड़ा, दूसरा वाला हज़ार, तीसरा वाला मिलियन और चौथा वाला बिलियन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 बिलियन, 3 बिलियन। अब इन तीनों को एक साथ, जैसे यहाँ पे मतलब भारतीय पैमाने में 2-2 को एक साथ पढ़ते हैं, यहाँ 3-3 को एक साथ पढ़ेंगे। तो 643 मिलियन, मिलियन। भाई अगर मान लो यहाँ पे 6 और 4 के स्थान पे 0-0 होता तो सिर्फ लिखा जाता 3 मिलियन, लेकिन 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, तो ये पूरा 643 हो गया ना। तो 643 मिलियन। फिर 205 एक साथ पढ़ेंगे, 205,000। अगर यहाँ भी 0 होता तो सिर्फ लिखते 5,000, लेकिन यहाँ पे 2 हो गया तो पूरा पढ़ेंगे ना, 205, तो 205,000। फिर आगे वही 178। अंतिम के 3 अंक पढ़ने का वही तरीका जो भारत का है, वही विदेश का है, बाकी का अलग है। 10 लाख में 1 मिलियन होता है ना, और फिर 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। इसीलिए मिलियन बिलियन सब 3-3 अंकों का पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे 3 बिलियन 643 मिलियन 205,178। बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। आप 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। इतना ही ध्यान रखना है कामा का। भारतीय पैमाने में 3 अंकों के बाद कामा लगाएंगे, उसके बाद 2-2 अंक हो जाएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वाले में हमेशा 3-3 अंकों पर कामा लगाएंगे। पहला वाला सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर मिलियन, उसके बाद बिलियन। बिलियन के बाद भी अगर आप जाएं तो फिर 3 अंकों का ट्रिलियन होगा, ट्रिलियन। तो आज एकदम बेसिक मैथ हमने आपको पढ़ाया। सिर्फ आज आपको मैंने बताया संख्या में संख्याओं के प्रकार, संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, छोटी बड़ी संख्या, स्थानीय मान, जाति मान, बस यही सब बताया। एकदम बेसिक था। मुझे पता था कि आप पहले से ही जानते रहे होंगे, फिर भी आपका एक रिवीजन ही हुआ होगा। हो सकता है कि आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली हों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों में खूब शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें। अभी नया नया बैच शुरू हुआ है, नया नया चैनल है, तो लोगों को जानकारी नहीं है। तो लिंक को आप व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें और जुड़ सकें। तो जितने ही ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें लगेगा कि मेरी पढ़ाई सार्थक हो रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं और जोश के साथ पढ़ाऊँगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में, नंबर सिस्टम भाग 2।